नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लीगल राइट्स ऑफ वीमेन इन इंडिया और क्यों स्पेसिफिक राइट्स वीमेन को दिए जाते हैं। इसके पीछे एक बहुत लंबी हिस्ट्री है जो ऑलमोस्ट सभी जानते हैं कि किस तरह से वुमेन को एक तरह से मैन डोमिनेटेड सोसाइटी हमारी रही है और वीमेंस को कहीं ना कहीं जॉब से, एजुकेशन से दूर रखा गया है और उनको एक तरह से मेन के कंपैरेटिवली लाने के लिए या मेन से आगे करने के लिए जो पॉलिसीज़ और जो एक्ट्स और जो रूल्स जो गवर्नमेंट लेके आती है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कहीं ना कहीं ये राइट्स और रूल्स और एक्ट्स जो हैं गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, इनके बारे में आज हम बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे एक एक्ट के बारे में जो 2013 में आया है, 2013 का एक्ट है। ये एक्ट का नाम है आपका प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एट वर्क प्लेस 2013। ये एक्ट है, ये आपको राइट देता है कि आपको आपके वर्क प्लेस में कोई भी किसी भी तरह से परेशान कर रहा है मेल कलीग, चाहे वो आपका फिजिकल किसी तरह से परेशानी हो, चाहे साइकोलॉजिकल परेशानी हो, तो उसको आप इंटरनल कमेटी को रिपोर्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने इस एक्ट में बोला हुआ है कि हर एम्प्लॉयर को एक इंटरनल कमेटी बना के रखनी है जिसमें इस तरह की कंप्लेंट्स को किया जा सके। अगर उससे भी आप सेटिस्फाइड नहीं है देन यू कैन गो टू दी पुलिस और आप पुलिस में वहां जाके कंप्लेन कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली आप पुलिस में भी पहले जाके कंप्लेन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने पहले वहीं जाना है। बट ये कमेटी इसलिए बनाई है ताकि जो देयर आर सो मेनी पीपल जो जाना नहीं चाहते पुलिस स्टेशन में, दे वांट कि हम इस चीज़ को पुलिस में नहीं लेके जाएंगे, तो ये ऑल्टरनेट रेमेडी है। आप पुलिस स्टेशन में डायरेक्टली भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अगर इंटरनल कमेटी को नहीं बताया है तो आप पुलिस में नहीं जा पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन द बेनिफिट इज कि अगर आप वहाँ पे भी बताते हैं तो आपकी जॉब जो है वो भी सिक्योर रहती है, सबको पता रहता है कि आपके साथ ऐसा हुआ है और स्ट्रिक्ट एक्शंस जो हैं ऑफेंडर के अगेंस्ट इसमें लिए जाते हैं बाय दी इंटरनल कमेटी, और लॉ तो आपको पता ही है, वो तो करता ही है। उसके अलावा वीमेन को फ्री लीगल एड का राइट दिया जाता है। तो आप एडवोकेट जो हैं वो आप फ्री में कर सकते हैं। हर कोर्ट के अंदर एक लीगल एड का ऑफिस होता है, वहाँ आप जा सकते हैं, वहाँ आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें एक एडवोकेट दिया जाए, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवोकेट वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है आपके कोर्ट केस को देखने के लिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट आया था 2005 में, दो एक्ट आए थे एक्चुअली 2005 में, तो दोनों की हम बात करेंगे। पहले डोमेस्टिक वायलेंस, प्रोहिबिशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ये एक्ट था। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, ये एग्जैक्ट नाम था इसका, 2005 का। तो इसमें क्या था कि कोई भी जो मैरिड वुमेन है, तो मैरिड वुमेन को अगर उसके इन लॉज या हस्बैंड की तरफ से किसी भी तरह की क्रूअल्टी उनके साथ में की जा रही है, 4 तरह की क्रूअल्टीज को इस एक्ट में डिफाइन किया हुआ है। फिजिकल क्रूअल्टी है, मेंटल क्रूअल्टी है, इकोनॉमिक क्रूअल्टी है, सेक्सुअल क्रूअल्टी है। तो इनमें से कोई भी क्रूअल्टी आपके साथ में हो रही है तो आप इलाका मजिस्ट्रेट, कंसर्न मजिस्ट्रेट को अप्रोच करके उनको कंप्लेन देके और वहाँ से आप प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकते हैं कि आपके साथ आगे से ऐसा ना किया जाए। आप रेजिडेंस ऑर्डर ले सकते हैं कि आपको घर से ना निकाला जाए, घर में रहने दिया जाए। आप वहाँ पे मॉनेटरी रिलीफ आपको दिया जाए, अगर कोई बच्चा है तो बच्चे की कस्टडी आपको दी जाए। तो ये सारे राइट्स आप जो है वहाँ से इस एक्ट के थ्रू ले सकते हैं। इसके अलावा एक और एक्ट 2005 में आया था, हिंदू सक्सेशन एक्ट। एक्चुअली इसको अमेंड किया गया था 2005 में, एक्ट तो बहुत पुराना है ये। तो उसमें वीमेन को एक्विवेलेंट टू जो उसके भाई हैं प्रॉपर्टी का राइट दिया गया है। तो पहले क्या होता था, बिफोर 2005 वुमेन को राइट नहीं था कि जो उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पापा की जो प्रॉपर्टी है, दादा की जो प्रॉपर्टी है, उसमें से उनको राइट नहीं होता था, उनका कोई राइट नहीं होता था, सिर्फ भाइयों की प्रॉपर्टी होती थी। आफ्टर 2005 वो इक्वली उनका हिस्सा बन जाता है उस प्रॉपर्टी में, तो वो आफ्टर 2005 जो है क्लेम कर सकती हैं। तो ये एक है आपका। उसके अलावा एक एक्ट है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट। तो आप वीमेन को किसी भी तरह से इनडिसेंट वे में प्रेजेंट नहीं कर सकते, डिस्प्ले नहीं कर सकते। तो ये प्रोहिबिट करता है इस एक्ट को, और अगर कोई ऐसा करता है तो ही विल बी पनिश्ड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ये आपका एक एक्ट है।
मैटरनिटी बेनिफिट्स दिए जाते हैं वीमेन को। तो बिफोर एंड आफ्टर द प्रेगनेंसी छुट्टियों का प्रोविजन इसमें होता है, मॉनेटरी रिलीफ का प्रोविजन इसमें होता है कि हर एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को, फीमेल एम्प्लॉयज़ को बिफोर एंड आफ्टर प्रेगनेंसी ये छुट्टियां और मॉनेटरी रिलीफ दे। आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है। तो ये एक्चुअली थोड़ा सा जो टॉपिक है ये इस पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो बॉडी है वो वुमेन की खुद की बॉडी है, अब वो उसमें मतलब अपनी जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट करना चाहे या ना करना चाहे, इसमें गवर्नमेंट का रोल क्यों हो? गवर्नमेंट क्यों इसमें बोले कि भाई अब मत करो, इसको पनिशेबल बना दो अगर कोई करता है, तो क्यों हो ऐसा? तो ये एक्चुअली मैं मतलब इसको जस्टिफाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो एक्चुअली जो बॉडी है, जो प्रॉपर्टी होती है सिटीजन्स की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट की। तो यहाँ पे स्टेट कहता है कि भाई अगर जो बच्चा है वो एक पर्टिकुलर टाइम से ज़्यादा बड़ा हो चुका है आपकी वूम में, तो वो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको ऐसे जाके टर्मिनेट नहीं करा सकते। तो ये जो एक्ट है, अब इसमें रिसेंट जो अमेंडमेंट हुए हैं उसमें इस टाइम पीरियड को थोड़ा बढ़ा दिया है, तो 24 हफ्ते का टाइम पीरियड कर दिया है। 24 हफ्ते तक विद इन 24 वीक्स जो प्रेगनेंसी है इट कैन बी टर्मिनेटेड बट ऑन द एडवाइस ऑफ मेडिकल बोर्ड जिसको कॉन्स्टिट्यूट करता है स्टेट। तो इस चीज़ पे भी एतराज़ उठाते हैं बहुत सारे फेमिनिस्ट लोग जो हैं कि भाई ये बोर्ड भी तो मेडिकल बोर्ड है, वाई शी कैन नॉट जस्ट गो टू हर ओन डॉक्टर, वो अपने खुद के डॉक्टर से बात करके क्यों नहीं डिसीजन ले सकती कि मुझे टर्मिनेट करना है नहीं करना है, वाई शुड सी गो टू दी मेडिकल बोर्ड ओनली? तो इस पे भी लोग क्वेश्चन उठाते हैं। इसके अलावा डाइवोर्स के राइट स्पेसिफिक टू वीमेन को दिए हुए हैं। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट की हम बात करें तो उसमें वीमेन को राइट है, अगर आपके जो हस्बैंड है उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, आपको डिवोर्स का राइट बन जाता है। आपके जो हस्बैंड हैं अगर उनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं रेप के, तो आप डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी जो शादी है वो 15 साल से कम की एज में हुई है तो आप उस ग्राउंड पे डिवोर्स फाइल कर सकते हैं, वो डिवोर्स जो है आपका अप्रूव हो जाता है। इसके अलावा आपका जो है इंडियन पीनल कोड है वो कुछ स्पेसिफिक एक्ट्स हैं जिनको इन रेफरेंस टू वीमेन पनिशेबल बनाता है। जैसे आपका 509 आईपीसी है, उसमें इनडिसेंट जेस्चर अगर आपकी तरफ कोई कर रहा है तो वो पनिशेबल बनाया गया है। कोई इनडिसेंट लैंग्वेज आपकी तरफ यूज कर रहा है तो वो भी पनिशेबल है। और उसके अलावा 354 आईपीसी है जिसमें मोलेस्टेशन को पनिशेबल बनाया हुआ है। 354 के 4 और सब सेक्शंस हैं। 354A सेक्सुअल एडवांसमेंट, 354B इफ समबडी इज मेकिंग अ वुमन न्यूड इन पब्लिक, 354C वॉयरिज्म, अगर आपकी कोई पिक्चर है जो आप नहीं चाहते पब्लिक डोमेन में आए और आपकी कंसेंट के विदाउट कोई इस पिक्चर को पब्लिक डोमेन में ले आता है तो दैट इज पनिशेबल इन 354C आईपीसी। 354D स्टॉकिंग है, जिसमें अगर आपको कोई स्टॉक कर रहा है फिजिकली या थ्रू इंटरनेट तो वो उसको पनिशेबल बनाया गया है। 376 है। ये सारे सेक्शंस हैं जो पनिशेबल यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो इसके अलावा भी आई एम श्योर कि आपको बहुत सारे राइट्स दिए हुए हैं, वो सिचुएशन स्पेसिफिक होते हैं। आपकी जो कंप्लेन है वो पुलिस वाले रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। इफ़ दे आर रिफ्यूजिंग टू टेक दी कंप्लेन जिसमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन डिफाइन किया हुआ है या डिस्क्लोज करती है कोई कंप्लेन क्राइम अगेंस्ट वुमेन को, और वो कंप्लेन पुलिस वाले लेने से मना कर रहे हैं, तो इस पुलिस वालों के इस एक्ट को रिफ्यूजल टू टेक दी कंप्लेन को भी पनिशेबल बनाया हुआ है। आईपीसी सेक्शन 166 एंड 166A में ये पनिशेबल है। जो पुलिस वाले रिफ्यूज कर रहे हैं टू टेक दैट कंप्लेन विच इज डिस्क्लोजिंग द कमीशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट अ वुमन, तो उन पुलिस वालों के अगेंस्ट में भी कार्रवाई की जाएगी, उनके अगेंस्ट भी FIR की जाएगी इन सेक्शंस में, जिसमें 2 साल तक की सजा है। तो ये है। और इसके अलावा आपको कोई क्वेरी हो, कोई एडवाइस लेनी हो, लीगल एडवाइस लेनी हो, मैं एडवोकेट सतीश कुमार बिरला, कमेंट कर सकते हैं या मुझे पिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू।